आप पढ़ते हैं तमिलनाडु में जाकर के, बंगलोर में जाकर के, दिल्ली में जाकर के, पटना में जाकर पढ़ते हैं। आप पढ़ना नहीं चाहते, आप क्या चाहते? शिक्षकों का क्या अपराध? शिक्षक क्या करेगा? बच्चों को गोदी में उठा के लाएगा? कितने बच्चों को लाएगा? 1 को, 2 को, 4? प्रश्न है। अगर हम संकल्प लें हम कुछ भी कर सकते। हम संकल्प हो, आज बहुत विस्तार में नहीं जाकर के, मैं जब गाड़ी पर आ रहा था, मैं 2-4 विचार मुझे दिखे, मैं विद्वज्जनों के सामने, बच्चों के सामने, छात्र छात्राओं के सामने, मीडिया कर्मियों के सामने रखना चाहता हूं। देश काल पात्र और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों और परिवेश से प्रभावित हो। देश काल पात्र राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां और परिवेश प्रभावित करते हैं हमारी सोच और समझ। गौर कीजिएगा, पहले मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इंटरनेट वगैरह नहीं था। आज डिजिटल इंडिया, आज लोग उसके और मुखातिब हैं। इसलिए मैंने कहा देश काल पात्र राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां और परिवेश प्रभावित करती हैं हमारी सोच और समझ को, हमारी शिक्षा को। परिवर्तन के क्या कारण है? फिर गौर कीजिएगा, देश काल पात्र और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां परिवेश को प्रभावित करती हैं, हमारी सोच और समझ को प्रभावित करती हैं। पहले हम स्वांतः सुखाय के लिए पढ़ते थे, राजा महाराज ज्ञान हासिल करने के लिए, नौकरी के लिए नहीं, ज्ञान के लिए। आज रोजगारोन्मुखी शिक्षा है। हम रोजगार चाहते हैं, रोजी चाहते हैं, रोटी चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं। एक दूसरा, समसामयिक परिस्थितियों से प्रभावित होती है। जो समसामयिक परिस्थितियां, देश की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियां होती हैं, वो भी हमारी सोच को, हमारी शिक्षा को प्रभावित करती है। दूसरा है भाव विस्तार का। आज की शिक्षा पर बोले भाव विस्तार का परिसीमन नहीं होना चाहिए। भाव विस्तार का परिसीमन नहीं होना चाहिए। उच्च शिक्षा के बदलते परिदृश्य एवं चुनौतियों के और इस बदलाव को हम विस्तारित बदलाव मानते। इस विस्तार को हम विस्तारित बदलाव मानते हैं। यह परिसीमित नहीं, यह होना चाहिए। जो हो रहा है, जो हम सोच रहे हैं, यह क्रम भी चलता रहेगा। हम विरोध करेंगे, हम समर्थन करेंगे, लेकिन तब और अब में बहुत कम कर। तब और अब में बहुत अंतर है। मैं समझता हूँ यह देश पहले की तुलना में अधिक मजबूत है। वह आर्थिक संप्रभुता हो, सैनिक संप्रभुता हो, ज्ञान की संप्रभुता हो, देशधारी पहचान की संप्रभुता हो, सब कुछ हम बहुत आगे बढ़े। और हाँ, यह हमें प्रयत्न कर सकते हैं। हम किसी को बहुत मुठा भी नहीं ला सकते। इन बच्चों को कौन लाया? कौन लाया? आए, यह उत्सुकता थी, यह जिज्ञासा थी। आज क्या बहुत सारे लोग घर नहीं है। हम सुधरेंगे जब सुधरेगा, अगर हम स्वयं अच्छा रहेंगे। बहुत सारे कॉलेज का प्रचार नहीं होता, लेकिन हाँ की व्यवस्था से लोग प्रसन्न होते हैं, उस व्यक्ति के व्यवहार से लोग प्रसन्न होते हैं। यह देश जैसा था, जैसा है, दोनों में आकाश और पाताल का। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, अगर हम दृढ़ इच्छा शक्ति, अगर हम संकल्पित हो, जिस विषय पर आज हम परिचर्चा कर रहे हैं, एक सदियों से चल रहा हूं नदियों की तरह। अगर रुक गया होता तो झील हो जाता। ये सफर जारी रहेगा। शुक्रिया बहुत बहुत रवि साहब। जैसा कि आप जानते हैं, 27 मई 2017 में हमने यहाँ पर भाग ग्रहण किया था। और जब महामहिम के दरबार में इंटरेक्शन के लिए बुलाया गया था, तो मैंने इस विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ा अध्ययन किया। कोई माइक
विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ा अध्ययन हमने किया था यहाँ आने के पहले। वैसे मैं जानता था कि 1992 में इसकी स्थापना की गई थी माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी से। उसके बाद जब हम यहाँ आए तो चूंकि मैं ऐसे जगह से आया था, ऐसी यूनिवर्सिटी से आया था, उसी यूनिवर्सिटी का यह बीएन मंडल भी एक पार्ट था जो बाद में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ा 72 में, और बेरौन में मैं इसकी अपनी एक स्वतंत्र एंटिटी हुई, स्वतंत्र विश्वविद्यालय बना। उसके बाद मैंने लोगों से पूछा, और जैसा कि आप जानते हैं करीबन 1 साल 6 महीने या 7 महीना मेरे बीत चुके हैं। हमने लोगों से पूछा कि आज तक इस विश्वविद्यालय की रजत जयंती क्यों नहीं मनाई गई, जबकि 2 साल पहले ही इन्होंने 25 साल पूरा कर लिया था इस विश्वविद्यालय। इसकी उम्र 25 साल हो गई थी, और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए जिससे लोगों के मन में एक श्रद्धा जगे, एक प्रेम जगे विश्वविद्यालय के प्रति। और हमने उस समय कहा था कि रजत जयंती मनाई जाए, लेकिन तुरंत हम नहीं मना पाए। उसके पीछे कई कारण थे, मैं आज आप लोगों को बताना चाहूंगा। मैं तब विषय वस्तु पर आऊंगा और अपने एड्रेस पर भी आऊंगा। तो हमने सोचा कि सबसे जरूरी क्या होता है। मुझे याद है 85 और 82 फिर इस विश्वविद्यालय, इस कॉलेज के बारे में मैंने जाना था। उसमें भागलपुर विश्वविद्यालय में से 92 के पहले था। मैं कई दफे यहाँ आया भी था, लेकिन जब हमने पदभार ग्रहण किया और लोगों ने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं, हमने कहा कि स्वर्ग तो नहीं है, लेकिन अगर जंगल है तो उसे हम स्वर्ग बनाने के लिए जा रहे हैं। मान्यवर, आज उसी रजत जयंती के अवसर पर यह पहला कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, और जिसके हमारे मुख्य अतिथि परम आदरणीय, जिसके बारे में अभी फजल साहब ने कहा, he was the man who established for the first time a milestone for the University of BN मंडल। ये शख्स वो शख्सियत हैं जो हिंदी के विद्वान तो हैं, ये शख्सियत वो हैं जो राजनीति में भी शीर्ष पर हैं, आप सभी जानते हैं। और यहाँ पर टीपी कॉलेज से लेकर यहाँ तक लाने का श्रेय हमारे माननीय श्री रविंद्र कुमार रवि और फॉर्मर वाइस चांसलर पर जाता है, जिन्होंने इसको यहाँ एस्टेब्लिश किया था। और आज इसका स्वरूप जो आप देख रहे हैं, उन्होंने बड़े अच्छे शब्दों में कहा कि शुरुआत वहाँ से हुई थी, अभी अंत नहीं हुआ है, बीच का एक दृश्य है, उसे हम लोग देख रहे हैं। आगे उनकी कल्पना है कि और बेहतर बने। हमारे बीच अतिथि प्रोफेसर के मंडल साहब, जो कि डीएम भागलपुर यूनिवर्सिटी में प्रो वाइस चांसलर भी रहे हैं, और मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात उस दरमियान में इनसे थे। कारण ये था कि हम लोग एक ही कॉलोनी में रहते थे, और बराबर रिसर्च प्रोजेक्ट मेरे पास बहुत था। उसके फंड के रिलीज के लिए बराबर मुझे जाना पड़ता था, तो स्वाभाविक है कुलपति के साथ साथ प्रति कुलपति के साथ भी मिलना पड़ता था। और इससे जो इनसे जो हम उसमें से जो अभिभूत हुए इनके विचारों से और कार्यशैली से, और आज यहाँ हम पाकर बहुत प्रसन्न हैं। और मैं समझता हूँ कि इस धरती के लिए मंडल साहब या इनके परिवार का जो योगदान है उसे भुलाया नहीं जा सकता है। मधेपुरी जी बड़ा अच्छा इन्होंने अपना नोमेनक्लेचर कर लिया। हम लोग एक ही विश्वविद्यालय में थे, एक ही जगह रहते भी थे। ये भागलपुर से पढ़े लिखे और यहाँ आए, भूपेंद्र नारायण यादव जी से ये मधेपुरी हो गए। फिजिक्स के प्रोफेसर थे, साहित्य के जानकार हो गए। इस धरती का ये कमाल है, समझिए। और उसी धरती पर हम लोग खड़े हैं। मैं उस महामना की चर्चा कर रहा हूँ इनके द्वारा, क्योंकि कई पुस्तकें भी इन्होंने रचना भी लिखी है हमारे महामना भूपेंद्र नारायण मंडल जी के ऊपर, जिनके नाम पर यह विश्वविद्यालय उपस्थित है, जिनके नाम पर यह विश्वविद्यालय है।
और जिनके बारे में कहा जाता था कि वह महामानव शिक्षा ही नहीं, समाज के लिए, क्षमता मूलक समाज के लिए और लोगों के दर्द के लिए, गरीबों के दर्द के लिए, जो डाउन ट्रोडन कहे जाते हैं, ऐसे लोगों के दर्द के लिए कभी भी उनके मन में कभी भेदभाव नहीं रहा, चाहे गरीबवान हो चाहे कोई विद्वान हो, उनकी नजर में सभी एक ही है। तो आज वो भी हमारे पास बीच बैठे हुए हैं। मैं अपने छोटे भाई प्रतिकुलपति महोदय जो माननीय विश्वविद्यालय में हैं, संजोग कुछ ऐसा ही रहा कि हम लोग दोनों एक ही जगह से आए, एक ही सब्जेक्ट के सिस्टर कंसर्न कहा जाता है, जियोलॉजी बॉटनी मिलकर बनता है बायोलॉजी, और हम दोनों मिलकर बायोलॉजी यहाँ प्रयास कर रहे हैं बीएन मंडल में कैसे समरसता हो, कैसे विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच में एक रिलेशन बने, कैसे हमारी पुरानी पद्धति गुरुकुल की पद्धति और विश्व गुरु के रूप में जाना वाला यह देश उसी तरह का यहाँ संबंध बने। प्रयासरत है और कहता है कि प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। हमारे बीच यहाँ के अध्यक्ष स्टूडेंट वेलफेयर जिसको हम लोग कहते हैं, प्रोफेसर सिमुनी बाबू, नरेश बाबू जो इसके आयोजक हैं, फजल साहब जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे बीच इतने अच्छे उर्दू शायराना के साथ आप लोगों को घोषित कर रहे हैं। खास करके इस प्रसाद में उपस्थित सभी का मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, समय का अभाव है, लेकिन हमारे लिए सभी शिक्षक माननीय, मैं हमेशा शिक्षकों का प्रतिष्ठा करता हूँ, चाहे वह हेड हो, चाहे वह डीन हो, चाहे वह प्राचार्य हो, सभी का मैं बहुत इज्जत करता हूँ। जब भी मेरे यहाँ आते हैं मिलने के लिए मैं उनका इज्जत करता हूँ और कभी कुछ कहता भी हूँ बड़े भाई के नाते, नॉट एज ए वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी आई एम सेइंग एनीथिंग टू देम। मैं उन्हें समझाता हूँ तो एक बड़े भाई के रूप में उन्हें समझाता हूँ कि विद्यार्थियों के लिए और विश्वविद्यालय के लिए आपका क्या योगदान होना चाहिए। यहाँ पर उपस्थित जो हम लोग कहते हैं कि चौथे स्तंभ पत्रकार महोदय, मीडिया या सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुगण, और विशेषकर जिसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं, एकत्रित हुए हैं और रजत जयंती मनाने जा रहे हैं, यहाँ के छात्र छात्राओं और मधेपुरा के जन। मैं यह बताना चाहूंगा कि हम सब जब रजत जयंती मनाते हैं तो इसलिए नहीं मनाते हैं कि कोई एक कार्यक्रम कर रहे हैं, कोई एक फंक्शन कर रहे हैं, आप आइए, चाय पीजिए और लंच लीजिए और जाइए। हमारा एक उद्देश्य होता है, हम उन चीजों को समझें, हम अपने आप को विश्वविद्यालय से जोड़ें, अपने शिक्षण संस्थान से अपने आप को इस तरह जोड़ें जैसे लगता है कि यह मातृ संस्थान हो। हम इस तरह नहीं करें कि हम आए और जाएं जैसे कि ट्रेन पर बैठे और अपने डेस्टिनेशन पर उतर गए, बल्कि ऐसे नहीं, ऐसे आए कि हम अपने मातृ स्थल पर जा रहे हैं जहां मुझे शिक्षा का अविरल धारा जो बह रही है वह शिक्षा मुझे मिलेगी। मैं बताना चाहूंगा, पूर्व के वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही, मैं उसे दोहराना नहीं चाहूंगा। शिक्षा का मतलब, शिक्षा का बदलता परिदृश्य क्या है और इसकी क्या चुनौतियां हैं। अगर आप इसे पीछे झांकने देखेंगे तो स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम कोठारी आयोग 1968 में बना, उसके बाद फिर कई सरकार आई और गई, 77 में भी बना, फिर उसी में थोड़ा सुधार करते हुए फिर 79 में भी बना, फिर बना 86 में एक नई नीति बनी। और आप जैसा जानते हैं कि आज के तारीख में 14 में जो माननीय प्रधानमंत्री जब यहाँ आए तो एक दूसरी शिक्षा नीति बनाने के लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई, सुब्रमण्यम समिति, जिसको हम लोग कहते हैं 2014 शिक्षा नीति। इस तरह आप देख रहे हैं लगातार बहुत लोगों के पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि हम कहाँ थे, अपने आप को हम लोग जोड़ रहे थे कि हम लोग विक्रमशिला में हों या तक्षशिला में हों या नालंदा में हो, उसकी भी चर्चा हम लोगों ने किया और हम लोगों ने ये भी कहा कि गुरु शिष्य का क्या संबंध होना चाहिए। एक आप पूर्व के अगर हिंदुस्तान का रिकॉर्ड देखेंगे तो आप यही देखेंगे पुरानी शिक्षा पद्धति जो थी उसमें एक समानता थी, एक लाइन खींचा हुआ था, पैरेलल लाइन, और उसमें किसी जाति, किसी वर्ग, किसी धन, किसी भी वर्ग के लोग आते हों,
गरीब हो, अमीर हो, राजा का पुत्र हो, रंग का पुत्र हो, सभी को समान लिखा गया है कि सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। लेकिन शिक्षा प्राप्त करे कहां? 3 चरण में 3 सीढ़ी बना हुआ है शिक्षा का, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन। हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं। हम ये देखते हैं लिटरेसी रेट, जिसमें आजाद हुई थी, आजादी के समय हमारी आबादी थी 33 करोड़, और आज हमारी आबादी इतनी है कि पूरे संसार के आबादी का 7वां अगर देखा जाए तो अंश हमारी ही आबादी है पूरे संसार। और यहाँ पर शिक्षा पद्धति की बात हम लोग करते हैं। हमारा ही एक ऐसा देश है, सभी वर्ग के लोग रहते हैं। अगर किसी को 1 जून की रोटी नहीं मिलती है तो कोई ऐसे हैं कि 1 जून